तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, मैं पुष्पेंद्र मौर्य स्वागत करता हूं आपका गौरव विद्या स्टडी चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर जो बोर्ड से हुआ, 2025 का पेपर जो बोर्ड से हुआ था। ठीक है, मैं आज इस पेपर में आपको सिखाऊंगा ओएमआर शीट भरना। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ओएमआर शीट के 20 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के आते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर टिक करते हुए चलूंगा, साथ साथ जो 4 ऑप्शन और होते हैं मैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलूंगा। लगभग इस तरीके से हम 20 क्वेश्चन नहीं, 20 मल्टीप्लाई 4 क्वेश्चन यानी कि मल्टीप्लाई 4 लगभग 80 क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले होंगे। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं एक पेपर सेट और पेपर के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये 2025 में पूछा जा चुका है पेपर और बहुत ही सिंपल पेपर आया था। ठीक है, बात करें इसके विषय कोड की तो सब्जेक्ट कोड है इसका 932। संकेतांक की बात करें तो संकेतांक CU और 825। ठीक है, विषय ये सामाजिक विज्ञान का है और हम आज शुरू करेंगे इसकी ओएमआर शीट यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आज डिस्कस करेंगे थोड़ा ओएमआर शीट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको ओएमआर शीट इस तरीके से कुछ मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपको जिला कोड, केंद्र कोड, यहाँ पर सेंटर आपका होगा जहाँ पेपर दे रहे होंगे, रोल नंबर जो आपका रोल नंबर दिया गया होगा यानी कि आपके एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र पर जो रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, फिर आएगा आपका विषय का कोड या नाम। ठीक है, विषय का कोड आप अपने पेपर पर देख पा रहे होंगे जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद संकेतांक, प्रश्न पत्र, मार्क सीरीज। ठीक है, प्रश्न पत्र मार्क सीरीज ये आपको दिखाई दे रही है। इसमें लिखा है पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें दे रखा है आपको प्रश्न पत्र मार्क सीरीज। ठीक है, और पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। ठीक है, तो पहले अक्षर की बात करें तो देखो पहला अक्षर इसमें दे रखा है C, तो C को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दे रखा है U को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा अक्षर हो गया। जैसे कि C ये है और U ये है। ठीक है, अब C वाले कॉलम को काला कर देंगे। ये C वाला गोला ये है तो इस गोले को हम काला कर देंगे। ध्यान रहे गोला जो आप काला कर रहे हो वो गोले के अंदर ही रहे। ठीक है, उसके बाद U वाले इस वाले कॉलम में U वाले गोले को काला कर देंगे। ठीक, इसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जो कैंडिडेट पेपर दे रहा होगा वो हम पर अपने यहाँ पर साइन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कक्ष निरीक्षक के साइन के हस्ताक्षर। जो इन्विजिलेटर होगा तुम्हारे कक्षा में जो आपका पेपर कंडक्ट करा रहा होगा वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेगा। ठीक है, ये आपकी हो गई ओएमआर शीट। देखो इसमें अगर हम बात करें गोले भरने का तरीका भी दे रखा है। ये वाला तरीका काम नहीं करेगा। जैसे कि आप 4 ऑप्शन है उसमें से एक क्रॉस का चिन्ह लगा दें वो भी काम नहीं करेगा। दूसरा तरीका दे रखा है कि यहाँ पर हम जैसे आपको दे रखा है कि ऑप्शन नंबर B सही है तो B पे टिक लगा दें, ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है, और ये दे रखा है नंबर 4 तरीका, ये तरीका सही है, ये भी तरीका मतलब ठीक से काम नहीं करेगा और ये भी तरीका ठीक से काम नहीं करेगा। सही तरीका ही देख लो, सही तरीका ही भरा हुआ पूरा गोला जो है बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम ब्लैक बॉल पेन यूज करेंगे ना कि जेल पेन। ठीक है, ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना होगा आपको ओएमआर शीट में। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 है और पार्ट 1 हमारा है मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली ऑफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हजारों लोगों
का अभियान का नेतृत्व किया था? तो वो क्या गौरीबाल्डी थे, काबूर थे, बिस्मार्क थे या मैजनी थे? तो वो थे हमारे गौरीबाल्डी साहब। ठीक है, ये एक दार्शनिक रहे थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। हमारी सीट में कैसे भरेंगे? तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, इस गोले को पूरा काला करना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, ये गोला हो गया काला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन अगला है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? आप मुझे बताएंगे कि पूना पैक्ट क्या था। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन आया है। बहुत ही प्रचलित रहा था ये पूना पैक्ट। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी एवं भीमराव रामजी अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। इसे हमने पूना पैक्ट का नाम दिया। ठीक है, पूना पैक्ट का नाम दिया। अब हम इसे ओएमआर शीट में कैसे भरेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गोला जो है काला करेंगे, डी नंबर का। ठीक है, आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। आप सभी आंसर अपनी एक बाजार से ओएमआर शीट ले आना, उसमें भर के देखना, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, जिससे कि आपको पेपर में तकलीफ ना हो। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती थी। इसे किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखो बेल्जियम केंद्रीय सरकार, बात करें बेल्जियम, तो बेल्जियम की राजधानी, ये हमारा लिया गया सत्ता की साझेदारी चैप्टर से, जो कि पॉलिटिक्स में पड़ता है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी में आप मुझे बताएंगे कि बेल्जियम जो है, इसकी तुलना भारत के कौन से राज्य से की गई है? ठीक है, बात करें इसके आंसर की, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक सरकार। प्रांतीय सरकार भी नहीं, स्थानीय सरकार भी नहीं और क्षेत्रीय सरकार भी नहीं। इसका ऑप्शन सही होगा सामुदायिक सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? राज्य व सरकार के बीच में होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में होता है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में होता है, या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में होता है। ठीक है, संघीय प्रणाली ये लोकतंत्र में काम करती है। किस में काम करती है? लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में शक्तियां दो भागों में बढ़ती हैं, या तो केंद्र सरकार में होगी या फिर राज्य सरकार में होगी। ठीक है, ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर 4 का जो गोला होगा वो होगा ए नंबर का काला। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? ठीक है, बात करें लोकसभा की और राज्यसभा की। ठीक है, तो लोकसभा को बोलते हैं हम निम्न सदन, क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, जिसमें से लोकसभा भंग हो सकती है परंतु राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। इन दोनों सदनों में महिलाओं के लिए कितने % सीटें आरक्षित की गई थी 2023 के अधिनियम के अनुसार? तो ये हमारे में की गई थी 33% सीट आरक्षित है, यानी कि रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो हर एक जो भी चुनाव होगा लोकसभा का और राज्यसभा का, जो सदन बनेंगे लोकसभा और राज्यसभा, इसमें 33% महिलाएं चुनी जाएंगी, यानी कि इनकी सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? अच्छा, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्सों के लिए क्या होना चाहिए? एक नेता भी होना चाहिए। ठीक है, नेता होना चाहिए, सक्रिय सदस्य भी होना चाहिए, यानी कि एक्टिव व्यक्ति भी होना चाहिए, अनुयायी भी होना चाहिए, किसी न किसी का फॉलोवर भी होना चाहिए। ठीक है, और इनमें से सभी राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से, ये सभी तीनों चीजें हो सकती हैं, नेता भी हो, सक्रिय सदस्य भी हो और अनुयायी भी हो। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था में से कौन सी है? ठीक है,
देखो, व्यक्ति की गरिमा, ये शब्द शायद हमने प्रस्तावना में पढ़ा है। समानता को बढ़ावा, ठीक है। ये अगर व्यक्ति की गरिमा और समानता को आप लोग समझ पा रहे हैं तो ये प्रेम्बिल में मैंने समझाया है। पूरी प्रेम्बिल पढ़ के भी बताइए कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक व सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आगे इस तरीके से कुछ इसमें दिया गया था, ठीक है। तो कौन सी सबसे अच्छी राजनीति व्यवस्था हो सकती है? ये राजतंत्र हो सकता है, या तानाशाही हो सकती है, या लोकतंत्र हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पता होगा कि जो व्यवस्था वंशानुगत चलती है उसे हम राजतंत्र बोलते हैं, और जो व्यवस्था यानी कि एक कोई दल का नेता जीतने के बाद कह दे मैं किसी भी संविधान को नहीं मानता और तानाशाही करने लगे तो उसे बोलते हैं तानाशाही सरकार। लोकतंत्र वह व्यवस्था होती है जिसमें देश का प्रमुख चुनने का अधिकार, देश के प्रमुख नेता को चुनने का अधिकार जनता के पास हो। तो ये व्यवस्था सबसे ठीक हो सकती है। क्यों? इसमें गरिमा भी देख सकते हैं, नागरिकों की समानता भी देखी जा सकती है, ठीक है। चलो बात करते हैं, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मनाया गया? किस संधि के द्वारा? इसमें पूछा है किस संधि के द्वारा यूनान में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो वो थी हमारी वियोना की संधि। किसकी संधि? वियोना की संधि। ये लगभग 1815 में होती है, और इस समय हार होती है नेपोलियन की। इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट का यहाँ पर राजतंत्र होता है, और ये बहुत ही एक नेपोलियन बोनापार्ट कुशल राजा बना था, ठीक है, जो कि 1804 में बनता है। कब बनता है? 1804 या 5 के आसपास, ठीक है। और वाटरलू में इसकी युद्ध होता है 1815 में, तभी इसकी हार हो जाती है और तभी यहाँ पर वियोना की संधि हो जाती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही है, आपसे पूछा जा चुका है। और अगर आपको लगता है कि पेपर में नहीं आएगा तब भी ये याद करने वाला क्वेश्चन है। क्यों? हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे आगे आपको हेल्प करें, आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये चित्रण करने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान जो हम जनगण मन पढ़ते हैं वो लिखा था, राष्ट्रीय गान, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था राष्ट्रीय गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या दिया था? राष्ट्रीय गीत, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन का असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? 1920 में कौन सा अधिवेशन होता है? 1920 में होता है नागपुर अधिवेशन। याद रखना, मैप में पूछ लिया जाएगा कौन से राज्य में पड़ता है नागपुर। तो 1920 में कौन सा अधिवेशन होता है? आपके लिए क्वेश्चन है कि 1927 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन लिया गया है जो भूगोल से, ज्योग्राफी से, शायद वन्य जीव और प्राणी एक टॉपिक है या चैप्टर है, उससे लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इसकी बात करें तो ये 1900 लगभग 73 के आसपास शुरू होता है टाइगर प्रोजेक्ट। ये उन प्रजातियों के लिए था जिनकी प्रजाति उन पशुओं के लिए था या फिर उन प्रजातियों के लिए था जो लुप्त हो रही थी। और हम टाइगर प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ बाघ इंपोर्ट किए थे और अपने देश में लाकर उनका संरक्षण किया था, ठीक है। वैसे कि 2017 के 18 के आसपास टाइगर्स आए थे, ठीक है, मोदी जी की सरकार में। उसी तरीके से ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के आधार पर हमने कुछ जीव जंतुओं को संरक्षित कर रखा जो कि लुप्त हो रहे थे, जैसे कि गुलाबी सिर वाली बतख। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की कि टहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, टहरी बांध नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, ठीक है।
ठीक है। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। ठीक है। बात करें टहरी बांध की, तो टहरी बांध बना हुआ है भागीरथी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और भागीरथी, सॉरी जम्मू कश्मीर में नहीं, ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? यूके में। और आप बताएंगे कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं, और गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने पर होता है। ठीक है। तो यूके में कौन सी नदी है? भागीरथी। कौन सा बांध बना हुआ है? टहरी बांध। ठीक है। अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? फसल की बात करें तो फसल एक तो रबी की फसल हो सकती है, खरीफ की फसल हो सकती है, बागानी फसलें हो सकती हैं, और औद्योगिक फसलें हो सकती हैं। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे इन फसलों के बारे में, परंतु हम बात कर रहे हैं कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। तो मोटे अनाज के अंतर्गत आता है हमारा बाजरा। ठीक है। सबसे मोटा होता है, तो मोटे दाने के हिसाब से तो ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अधात्विक है? अधात्विक का मतलब अधात्विक, अधातु के आधार पर। ठीक है। जैसे धात्विक होता है तो धातु के आधार पर। अधात्विक है सोना, नहीं सोना गोल्ड नहीं होता। लोहास्क, ये भी नहीं होता। बॉक्साइट की बात करें तो ये भी नहीं होता। अभ्रंक जो है एक अधात्विक खनिज है। क्या है? अभ्रंक। अभ्रंक एक अधात्विक खनिज है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? ठीक है। गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा का कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 15। ये कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है? किसने पूछा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो यह आता है हमारा पवन ऊर्जा। क्या आता है? पवन ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में से किस कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से किसका कार्य है अर्थव्यवस्था के सेकंड सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहा है, के अंतर्गत आता है? ठीक है। शिक्षक आता है क्या सेकंड सेक्टर के अंतर्गत? मछुआरा आता है या कृषक आता है? इनमें से कोई नहीं आता, ये आता है कुम्हार। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न स्तर पर था? मानव विकास सूचकांक को लिख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। HDI 2016 के अनुसार कौन सा देश था? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक है। बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? शिशु मृत्यु दर, ध्यान से सुनना, शिशु मृत्यु दर पूछा है इसने, साक्षरता दर नहीं पूछा है। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश में। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है केरल में। ठीक है। सबसे कम किस में होगा? केरल में सबसे कम। और साक्षरता दर सबसे अधिक कौन से राज्य की होगी? सबसे अधिक साक्षरता दर होगी केरल की। ठीक है। चलो बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित पर विपरीत पड़ा। वैश्वीकरण, क्वेश्चन नंबर शायद ये 19 है, निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा? तो ये हमारा था धनी वर्ग पर। नहीं, धनी वर्ग पर तो सही प्रभाव पड़ा कि वैश्वीकरण को हम ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं या भूमंडलीकृत बोल सकते हैं। कुशल वर्ग पर, कुशल वर्ग यानी कि जो अच्छे वर्ग वाले थे उन पर नहीं, उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा, विपरीत इन पर नहीं पड़ा। शिक्षक वर्ग पर, शिक्षित वर्ग पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, इन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। विपरीत प्रभाव पड़ा तो वो थे श्रमिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सूचना पाने का अधिकार RTI कब लागू हुआ? RTI कब लागू हुआ है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। RTI लागू होता है 2005 में। ठीक है। कब लागू होता है? 2005 में RTI लागू होता है, सूचना पाने का अधिकार। ठीक है। तो हमने आज अपने
20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस डिस्कस किए। आई होप आप सभी को पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, ठीक है। और लगभग आपका 2026 का होने वाला एग्जाम है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो सकता है कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन लगभग 70% पेपर रिपीट होता है, तो हो सकता है कि इनमें से लगभग आधे से अधिक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के लिए याद करना, रट लेना, और OMR शीट भरना जो मैंने सिखाया था अभी, उस पर भी थोड़ा काम करना, क्योंकि ये आपकी OMR शीट लगभग 20 नंबर की होती है। तो 20 नंबर आपको फ्री में के मिल सकते हैं, केवल वन लाइनर क्वेश्चन की, जिसमें कुछ भी नहीं लिखना है, केवल गोले ही काले करने हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे। जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।